जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्जाम सर जी के ट्रैक में। आज हम दिल्ली सल्तनत के तीसरे प्रमुख वंश तुगलक वंश को ट्रैक के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी मात्र 15 मिनट में। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से एग्जाम में आते हैं, सारे फैक्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। और यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये समझिए तुगलक वंश से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसे जरूर कर कर आएंगे। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए एक रामबाण वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। हमें मालूम है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, तो आप बताएंगे गुलाम वंश था। दूसरा कौन सा था? खिलजी वंश था। और खिलजी वंश के बाद आता है तीसरा वंश तुगलक वंश। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? ध्यान रखिएगा, 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की गाजी मलिक ने हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? गाजी मलिक ने हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना की। और गाजी मलिक ने अपना राज्याभिषेक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से करवाया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गाजी मलिक ने की, जिसका दूसरा नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलक वंश के टाइम पीरियड की बात की जाए तो वह 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक है। लेकिन कुछ बुकों में आपको 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1398 ईस्वी में तुगलक वंश पर क्या होता है? तैमूर का आक्रमण होता है, जिसके बाद तुगलक वंश केवल नाम मात्र का रह जाता है। इसलिए बहुत सारी बुकों में आपको 1320 से लेकर 1398 तक टाइम पीरियड मिलेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम तुगलक वंश के शासकों को क्रम से देखते हैं कि क्रम अनुसार कौन कौन से शासक तुगलक वंश में हुए हैं। तो इनको याद करने की मैंने बहुत शानदार ट्रिक बनाई हुई है। गम्फू नाम का कोई व्यक्ति है, मैंने उससे कहा गम्फू तू अब मोह से नसीहत दे। अब ये ट्रिक काम कैसे करेगी वो भी आप देख लीजिए। गा से क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने की तुगलक वंश की स्थापना की। मां से हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फा से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तू से हो जाएगा तुगलक शाह द्वितीय। अब से हो जाएगा अबू बकर। मोह से हो जाएगा मोहम्मद शाह। से हो जाएगा सिकंदर शाह। और नसीहत से हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। तो यहां पर आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम वाले व्यक्ति ने तुगलक वंश की स्थापना की, जिसको हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक। हम आपको बता ही चुके हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिए, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तुगलक वंश। ठीक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम एक एक शासक को क्रम अनुसार पढ़ते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी? गा से क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक माना जाता है। केवल 5 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? तो भाई यह तुगलक वंश के संस्थापक थे, जिनका दूसरा नाम गाजी मलिक था। गाजी का अर्थ क्या होता है? तो गाजी का अर्थ होता है काफिरों का हत्यारा। मैंने बहुत सारे पेपर में देखा है, वहां पर लिखा हुआ था गाजी का क्या अर्थ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होता है? काफिरों का हत्यारा। गयासुद्दीन तुगलक एक तुर्क मुस्लिम था। ठीक। अब जब गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की तो इसने क्या किया? तुगलकाबाद की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक।
गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसने 29 बार मंगोलों का सामना किया था और जब इसने मंगोलों को पराजित किया था तब इसे मलिक उल गाजी की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, जो पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूं बिल्कुल आप ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, और वीडियो को आप एक बार फिर देखना, तो साथ में नोट्स भी बना लेना। अब गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख कार्य देख लीजिए, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ट्रैक बनाई हुई है, कल 6 अमीर डाकू ने हुलिया दागा। कितनी आसान ट्रैक है, कल 6 अमीर डाकू ने हुलिया दागा। तो कल से क्या हो गया, अकाल नीति। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है, अकाल नीति बनाई हुई थी। 6 से हो जाएगा 56 कोट। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो बताइएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अमीर से हो जाएगा अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। डाकू से क्या हो जाएगा, डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाना। ठीक है, ने से हो जाएगा नहर। ठीक है, ने से क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा। भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। इसके साथ साथ इसने कुएं का निर्माण भी कराया था। हुलिया से क्या हो जाएगा, हुलिया लिखना। और दागा से क्या हो जाएगा, घोड़ा दागना। देखिए, हुलिया लिखना और घोड़ा दागना भले ही इसके जन्मदाता अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन इन दोनों को प्रभावी रूप से यदि लागू किसने किया, तो वो नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां से ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि अकाल नीति किसने बनाई, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो ट्रैक ध्यान रखें आप, कल 6 अमीर डाकू ने हुलिया दागा। ठीक है, चलिए अब इसके हम प्रमुख सैन्य अभियान भी देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के। तो इसका पहला सैन्य अभियान था तेलंगाना विजय। ठीक, ये क्या था, देखिए जूना खां के नेतृत्व में जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की थी। ये पहला अभियान था। और दूसरा है तिरहुती विजय, अर्थात मंगोलों पर विजय। ये भी जो मंगोलों पर विजय प्राप्त की थी, जो तिरहुती विजय थी, ये भी जूना खां के नेतृत्व में किया गया था और मंगोलों पर विजय प्राप्त की थी। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब मंगोलों पर विजय प्राप्त की थी तब इसे गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी की उपाधि प्रदान की गई। ठीक, ओके। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक अपने नेतृत्व में बंगाल अभियान करता है। क्या करता है, बंगाल अभियान करता है। और जब बंगाल विजय से वापस आ रहा होता है तो यह जो सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया, उनको एक पत्र लिखता है जिसमें कहता है कि आप दिल्ली छोड़ दें। क्या बोलता है उनसे, कि आप दिल्ली छोड़ दें। तो उसके जवाब में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया लिखते हैं, हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है, मतलब मंजिल अभी दूर है। वो बिल्कुल सही लिखा था। होता ही कुछ ऐसा है, जब यह बंगाल विजय के से वापस आता है तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर अफगानपुर में एक स्वागत के लिए महल बनाया जाता है। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक इस महल में प्रवेश करता है, पूरा महल गिर जाता है और इस महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कुछ लोग इतिहासकार बताते हैं कि यह एक घटना थी, महल गिरना, लेकिन कुछ इतिहासकार, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था। तो इब्न बतूता ने कहा है कि जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी, इसकी जो वजह थी वह था इसका बेटा जूना खां ने इसकी हत्या करवाई थी।
तो यहां पर हम देखें इब्न बतूता की बात में दम इसलिए है क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जूना खां के दरबार में क्या है 8 साल तक रहा है और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, काजी के पद पर है 8 साल रहा है। तो इसलिए इब्न बतूता को लगा होगा कुछ ऐसा, है ना, तभी तो उसने कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु की वजह था वह था जूना खां। ठीक, तो क्या हुआ 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन जो तुगलक है इसका मकबरा कहां पर है तो अब बताइएगा, तुगलकाबाद। ठीक, अब जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, जिसका समय है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था तो जूना खां था और इसे साथियों उलूग खां की उपाधि भी प्रदान की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था तो आप बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन यह बुद्धिमान होने के साथ साथ एक मूर्ख शासक के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने कुछ योजना बनाई हुई थी जो कि असफल रही, जिसके बाद इसको कई तरह से नाम से पुकारा जाता है। जैसे इसको पागल कहा जाता है, मूर्ख शासक कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, स्वप्नशील कहा जाता है। इस तरह के से बहुत सारे नाम इतिहासकारों ने दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं वह कौन से प्रमुख कार्य थे जिनकी वजह से इसको यह नाम दिए गए, क्योंकि ये जो 5 प्रमुख योजनाएं थी ये इसकी असफल हो गई थी, जिसके बाद इसको पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु इस तरह के नाम दिए गए। तो मोहम्मद तुगलक के प्रमुख कार्य को याद करने की ट्रिक है, 2 राजा शंका कर खुश हुए। क्या है? 2 राजा शंका कर खुश हुए। अब 2 से क्या हो गया? दोआब कर में वृद्धि। अब दोआब क्या होता है तो साथियों जो 2 नदियों के बीच की भूमि होती है उसको हम दोआब कहते हैं, जो कि काफी उपजाऊ होती है। इसलिए इसने सोचा कि जो हमारी राजकीय आय है वह बढ़ जाएगी, इसलिए इसने दोआब कर में वृद्धि कर दी। और उसी समय क्या हुआ? अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, है ना। अब किसानों ने सोचा होगा कि हमें राजा कोई सहायता देगा, लेकिन इसने क्या किया? उसके बदले इसने कर में वृद्धि कर दी, जिससे क्या है किसान गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या है विद्रोह भी कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद इसने दीवान एकोही या अमीर एकोही एक विभाग भी बनाया था, जिसमें किसानों को ऋण दिया जाता था। जो भी आवश्यकताएं कृषि के लिए होती थी उन्हें ऋण प्रदान किया जाता था। अर्थात जो दोआब कर में वृद्धि थी ये योजना इसकी कैसी रही? असफल रही। फिर दूसरा है राजा से क्या है? राजधानी परिवर्तन, है ना साथियों। इसने क्या किया? जो राजधानी है उसको कहां ले आया? दिल्ली से ये देवगिरी अर्थात दौलताबाद ले आया, है ना। इसने क्या किया? राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसे हम दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं, वहां पर कर दिया। और इसने क्या किया? यह स्वयं दिल्ली से देवगिरी नहीं आया, बल्कि इस वहां पर इसने एक आदेश जारी किया कि सभी को अब देवगिरी शिफ्ट होना है। तो सभी लोग इसके साथ आए, लेकिन यह देवगिरी में क्या है नहीं बस पाया, जिसके बाद यह देवगिरी से पुनः दिल्ली चला गया। तो अर्थात राजधानी परिवर्तन ये भी इसकी क्या है योजना असफल हो गई। तीसरा है शंका से क्या है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
इसने सोचा कि जो हमारा खजाना है वह भर जाएगा, इसलिए इसने क्या किया, लोगों से सोने और चांदी के सिक्के वापस ले लिए और मार्केट में क्या किया, तांबे और कांसे के सिक्के निकाल दिए। लेकिन इसने क्या किया, जो मुद्रा बनाई जाती है उसकी निर्माण विधि होती है उसको गोपनीय नहीं रखा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो इसका राज्य था, नगर था, वहां पर हर घर में नकली सिक्के बनाए जाने लगे। अब जब हर घर में नकली सिक्के बनाए जाने लगेंगे तो मार्केट में क्या है, सिक्कों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई, तो महंगाई बढ़ गई। फिर इनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसने फिर कहा कि आप लोग जो कांसे के और तांबे के सिक्के हैं उनको जमा करें और उसके बदले सोने और चांदी के सिक्के ले जाएं। तो इस तरह से इसे बहुत अधिक घाटा हुआ। ठीक है, अर्थात यह योजना भी इसकी क्या है, असफल रही। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, कर से क्या है, कराचल अभियान। ये क्या था भाई, वो भी हम देखते हैं। साथियों, कराचल अभियान से पहले हम देखते हैं खुरासान अभियान को। देखिए खुरासान अभियान क्या था साथियों, इस समय क्या था, जो ईरान है, ईरान के खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। तो इसने सोचा क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए और वहां पर का राज्य भी हड़प लिया जाए। तो ऐसे में इसने एक योजना बनाई और लगभग इसने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की और उन्हें 1 साल का पहले से ही वेतन दे दिया। लेकिन 1 साल हो गया, इसने उनसे युद्ध नहीं किया और वहां पर स्थिरता भी आ गई और अंतिम समय में इसने क्या किया, खुरासान के शासक से संधि भी कर ली। ठीक है, तो इस तरह से इसने अब 3,70,000 जो वो सैनिक थे उनको अग्रिम वेतन दिया हुआ था। तो ऐसे में से बहुत नुकसान हो गया और सैनिक भी गुस्सा हो गए, तो उन्होंने क्या है, विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कराचल अभियान। अब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो इसने क्या किया, सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमाचल की दुर्गम चोटी के लिए भेज दिया। कहां भेज दिया, हिमालय की दुर्गम चोटी कराचल अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर क्या हुआ, अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ लोग क्या है वहां पर आपसी विवाद की वजह से लड़कर मर गए थे। और इब्न बतूता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि केवल 10 सैनिक ही वहां पर बचकर वापस आए थे। तो पहले क्या है, खुरासान अभियान और बाद में क्या है, कराचल अभियान। ये दोनों के दोनों क्या हैं, असफल रहे, इसमें उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो इन्हीं योजनाओं की वजह से इसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कृषि के विकास के लिए दीवान एकोही या अमीर एकोही की स्थापना की थी। ये अमीर है ना, अमीर एकोही, दीवान एकोही या अमीर एकोही। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवान एकोही या फिर अमीर एकोही ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यह कृषि विकास के लिए एक योजना थी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई हुई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए कि जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, इसी के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि इसे काजी के पद पर नियुक्त कर दिया था और यह 8 साल तक रहा। ठीक, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था और 1342 ईस्वी में इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। अब इब्न बतूता देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त कर दिया था, तो यहां पर वह 8 साल तक रहा। ठीक है, काजी के पद पर।
तो उसने जो कुछ यहां पर देखा, कैसी व्यवस्था थी, जो भी उसने देखा था, शासन व्यवस्था कैसी क्या थी, उसने सारा कुछ विवरण एक पुस्तक में लिखा हुआ है, जिस पुस्तक का नाम है रहला या किताब और रहला, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इब्न बतूता की यात्रा का विवरण किस पुस्तक में है, तो ध्यान रखिएगा रिहला में है ना, या किताब और रिहला में। ठीक, अब जब इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तित की थी, तो वहां पर क्या है, दक्षिण में जो अस्थिरता फैल गई थी, जिसकी वजह से वहां पर दक्षिण भारत में दो नए साम्राज्य का उदय होता है। एक होता है विजयनगर, जो कि हरिहर एवं बुक्का ने स्थापित किया था, जो कि हिंदू थे, और एक था मुस्लिम बहमनी राज्य, जिसका संस्थापक था अलाउद्दीन वहमनशाह। क्योंकि ये पूछा गया है कि विजयनगर और बहमनी राज्य किसके काल में बने हुए थे या उदित हुए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसी क्रम में होता क्या है, 1351 ईस्वी में सिंधु के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के क्रम में ठट्टा नामक एक जगह है, वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर जो इतिहासकार बदायूनी हैं, यह लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक लोगों से परेशान हो गया था और लोग इससे परेशान हो गए थे, अर्थात लोगों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी कवि कौन से थे, तो ट्रिक है फूफा। क्या है? फूफा। एफ से क्या बना? फारूकी, यू से उतबी, एफ से फिरदौसी और ए से अलबरूनी। तो ए भी आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर मैं कोई ऐसे फैक्ट नहीं बताऊंगा आपको जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब मैंने आपको बताया कि 1351 में ठट्टा नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक नए शासन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था यह कौन था? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जिसका टाइम पीरियड है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। इसका राज्याभिषेक पहले ठट्टा नामक जगह पर हुआ था और बाद में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। क्योंकि लोग यहां पर कंफ्यूज बहुत होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था, तो आप सोचेंगे अरे बेटा होगा तभी तो से बाद में उसने शासन किया, लेकिन ऐसा नहीं है, वह चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? पूरी तरह से इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित राज्य की स्थापना की थी और इसने जो सिक्के जारी करवाए थे उस पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय ऐसा था कि जो हिंदू थे, जैसे हिंदू के त्योहार होली हो गई, दिवाली हो गए, तो ये क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक उनमें भी भाग लेता था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था ये ऐसा नहीं था। इसकी जो दृष्टि थी वो हिंदू के लिए अलग थी और मुस्लिम के लिए अलग थी। तो इसने क्या किया? पूरी तरह से इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित राज्य की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने को प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। और इसने हिंदुओं को जिम्मी कहकर संबोधित किया। हिंदुओं को जिम्मी कहा
और ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसने क्या किया, 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर ही लगाए जो इस प्रकार हैं। ठीक है, पहले क्या बहुत सारे कर लगते थे, लेकिन इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने उन सारे के सारे करों को समाप्त किया, केवल 4 प्रकार के करों को इसने लगाया, जो आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने ट्रैक बनाई हुई है, जा खुशी खोज। जा से क्या हो जाएगा, जकात। जकात क्या था भैया, एक कर होता था जो कि मुस्लिमों से वसूला जाता था। और ध्यान रखिएगा, जो जकात है जो कि मुसलमानों से वसूला जाता था, यह है कुल आमदनी का 2.5% होता था। कितना होता था कुल आमदनी का, 2.5% होता था। इसके बाद है खुशी। खुशी से क्या हो जाएगा, खुम्स। ये लगता था लूट के माल पर। जैसे राजा ने कोई युद्ध किया तो वहां से जो सैनिक माल लूट कर लाते थे तो उसमें से 1/5 भाग राजा को देना होता था कर के रूप में, जिसे खुम्स कहा जाता था, खुम्स कर। ठीक, फिर है खराज। खराज क्या था, तो खराज था लगान। लगान मतलब क्या था, जो कृषि उपजाने वाले किसान थे उनसे जो कर वसूला जाता था उसे खराज कहा जाता था, जो कि 1/3 से लेकर 1/5 होता था। इसके बाद है जजिया। तो जजिया क्या था, यह एक गैर मुस्लिम कर था, अर्थात हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक, आप इसके बाद हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिरोज शाह तुगलक एक दास प्रेमी राजा था। ठीक है, और इसने दासों के रखरखाव एवं देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके में 1,80,000 दास थे इसके समय, है ना। इसे क्या था, दासों से बहुत अधिक लगाव था, 1,80,000 दास थे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय सर्वाधिक दास रखे गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक। और दासों के रखरखाव के लिए इसने क्या किया था, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक, इसके साथ साथ इसने दीवान ए खैरात, अर्थात जो आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। इसमें क्या होता था, दीवान ए खैरात में मान लो कोई विधवा है या कोई अपाहिज व्यक्ति है तो उसके लिए क्या है, आर्थिक रूप से सहायता दी जाती थी। इसके बाद है दारुल सफा। इसका क्या काम था भाई, तो इसमें क्या था, एक हिसाब से देखा जाए तो एक अस्पताल था जिसके अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा दी जाती थी। इसके बाद इसने लोक निर्माण विभाग का लोक निर्माण विभाग भी बनाया हुआ था, जिसके माध्यम से इसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए और इसने इसके अंतर्गत 300 नए नगरों का निर्माण कराया। इसलिए भाई मेरे इसे लोक कल्याणकारी राजा भी कहा गया है, क्योंकि इसने लोक हित में बहुत सारे कार्य किए हुए थे, इसलिए इसे लोक कल्याण राजा भी कहा गया है। अब 300 नए नगरों का निर्माण कराया था, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहां पर आपको बताता हूं। ट्रैक ध्यान रखिए, फिरोज हांफता है। कितनी आसान ट्रैक है, फिरोज हांफता है। तो फिरोज से क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद, फिरोजपुर। ठीक है, जा से हो जाएगा जौनपुर, हा से हो जाएगा हिसार और फतेह से हो जाएगा फतेहाबाद। तो ये प्रमुख नगर हैं जिनका निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और सैकड़ों छोटी नहरों का निर्माण भी कराया था। 1200 फलों के बाग बनाए थे और इसके साथ साथ अनुसंधान
केंद्र भी बनाए हुए थे, जिसमें नई नई फलों की वैरायटी भी वहां पर बनाने का प्रयास किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय का जो मुख्य वास्तुकार है वह मलिक गाजी सहना था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट सारे हैं जो मैं बताते जा रहा हूं। ठीक, मेरठ व टोपरा में जो अशोक स्तंभ हैं उनको दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक लाया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तो फतहत ए फिरोज शाही लिखी है फिरोज शाह ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं फतहत ए फिरोज शाही किसने लिखी? ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, 1388 में इनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद आता है कौन? जिसके बाद आता है तुगलक शाह। कौन आता है? तुगलक शाह द्वितीय आता है। और यह एक अयोग्य शासक होता है। यह केवल 1388 से लेकर 1389 तक ही शासन कर पाता है और 1389 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद इसका छोटा भाई मतलब तुगलक शाह का छोटा भाई 1389 में इस शासन व्यवस्था संभालता है। लेकिन इसके बाद क्या है, कोई शासक ऐसा नहीं होता है जो कि इसके योग्य हो, सभी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे में अब जो अंतिम शासक है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम देख लेते हैं। अंतिम शासक है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन करता है। होता क्या है, अब जब ये शासक होता है तो 1398 में तैमूर का आक्रमण हो जाता है और वो क्या करते हैं, यहां पर जो धन दौलत जो भी होता है सारा वह लूट कर ले जाते हैं। और जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है यह गुजरात भाग जाता है। लेकिन बाद में बजूर मल्लू खां उसे वापस बुलाकर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब यह तैमूर का आक्रमण हुआ और यह दिल्ली भाग गया तो इस समय क्या है, तुगलक वंश केवल नाम का मात्र का रह जाता है। यहां पर कोई ऐसा नहीं होता कि इसका शासन बहुत क्षेत्र मतलब विस्तार अधिक हो। एक छोटे से क्षेत्र में सिमट जाता है, केवल नाम मात्र का रह जाता है। इसलिए बहुत सारी बुकों में आपको 1320 से लेकर 1398 तक समय दिया होता है। ठीक है, ये मेन वजह है। अब मैंने आपको बताया कि इसका शासन क्या है, एक छोटी सी जगह तक सिमट कर सीमित हो जाता है। तो ऐसे में कुछ इतिहासकार तुगलक वंश की दुर्दशा को देखकर व्यंग्य करते हैं और कहते हैं विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। देखिए, दिल्ली और पालम में डिफरेंस बहुत कम है। तो वो क्या कहते हैं कि मतलब जो राज्य है दिल्ली से पालम मतलब बहुत छोटा हो गया है ना, ये व्यंग्य रूप में वो कहते हैं। और इसी क्रम में होता क्या है, 1414 ईस्वी में एक नए वंश है सैयद वंश की स्थापना होती है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम सैयद वंश पढ़ेंगे और लोधी वंश हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।